हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से एक बेहतरीन टॉपिक पे आए हुए हैं। ठीक है, बेहतरीन टॉपिक आपको पता है कि यूपी पीसीएस 2023 की स्ट्रेटजी क्या हो। देखिए, स्ट्रेटजी क्या हो इस पे चर्चा करने के पहले पहले हम लोग एग्जैक्ट देखते हैं ना, टाइम पीरियड कितना है। तो हमको पता है दोस्त कि अपनी जो एग्जाम डेट है, ध्यान रहा है, जो अपना एग्जाम डेट है वो कब है। थोड़ा 2 मिनट का टाइम देंगे तब तक मैं माहौल बना लूंगा। ठीक है, जो एग्जाम डेट है आपका वो आपका है 14 मई को, 14 मई को। ठीक है, बहुत शुभ दिन है यूपी पीसीएस वालों के लिए। और आज जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो आज आपका डेट है 20 जनवरी। ठीक है, देखिए मैं अपने बगल में कैलेंडर खोल के रखा हुआ हूं। आज आपका डेट है जिस दिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं 20 जनवरी। जनवरी का महीना 31 का होता है, 20 बीत गया है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास कितना टाइम है जनवरी में, आपके पास 10 दिन का टाइम है। 3 डे का नहान चल रहा है, मान लेता हूं कोई एक दिन नहाने निकल गया। ठीक है, ध्यान देना है। और इसके बाद से आपका होता है फरवरी। ठीक है, तो फरवरी अपनी बेवफा है, महज 28 डे का टाइम दे रही है आपको, 29 भी नहीं दे रही है। ठीक है, 28 दिन का टाइम दे रही है, ध्यान देना है। अब इसके बाद से अगली बारी आती है आपकी, ठीक है, मार्च। ध्यान देना है, तो मार्च का महीना हमको पता है कितने दिन का होता है, 31। तो ये आपको देगी 31 डे, 31 दिन का महीना देगी। इसके बाद से आपका आता है लास्ट वाला अप्रैल। मैं अप्रैल के बाद से मई का टाइम नहीं लिखूंगा। आप बोलोगे क्यों नहीं लिखूंगा, इसका रीजन मैं अभी क्लास के बीच में आपको दूंगा। अप्रैल का टाइम है आपके पास 30 डे, 30 डे। क्योंकि जो पढ़ने वाला दिन होता है ना दोस्त, वो ये है, लास्ट 10 दिन में कोई नहीं पढ़ता है। लास्ट 10 दिन में करना क्या होता है ना, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के लिए मैं मान के चलो आपके पास एग्जैक्ट दिन कितना है, थोड़ा सा लगा दो। तो 30 30 60 61 61 8 69 69 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 89 89 में 10 दिन जोड़ेंगे तो 99। यानी मैं मैक्सिमम आपके पास यहां से टाइम कितने हैं 99 डे के, 99 डेज के टाइम है। मैं आपका जो 14 मई का एग्जाम है ना, ये मैं लास्ट 13 डे मैं बिल्कुल काउंट नहीं करता हूं। क्योंकि मुझे पता है जो इधर कुछ नहीं पढ़ा वो तो लास्ट 13 डे में कुछ पढ़ ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। और इधर जो पढ़ना है, इधर जो पढ़ना है वही लास्ट 13 डे में रिवीजन करना है। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी इसी के लिए हमेशा अलग होती है, ध्यान देना है। लास्ट 13 डे में हमेशा दिमाग में रखो क्या करना था। पहले मैं लास्ट 13 दिन में क्या करना होता है, मैं पहले वही चर्चा करूंगा। लास्ट 13 डे स्ट्रेटजी, लास्ट 13 डे स्ट्रेटजी। आप बोलोगे यार कि एकदम अलग सी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, लास्ट 13 डे की क्या आपकी स्ट्रेटजी हो, ये मैं आपको लाइए सबसे पहले बताता हूं। देखिए, आपको पता है लास्ट 13 डे में हमारा क्या टारगेट होगा यार, हमको रिजल्ट लेना ना। तो हमको रिजल्ट लेना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पॉलिटी पढ़ के रिजल्ट लेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, या नितिन सिंघानिया पढ़ेंगे लास्ट में तो रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। मैं खुल के कर रहा हूं, लास्ट 13 डे में अपनी स्ट्रेटजी में केवल 2 चीज रखना। चीज नंबर एक क्या है वो ध्यान दो। तो इसमें आपको रखना है बैक ईयर, बैक ईयर। और सेकंड इसमें आपको रखना है ओनली करेंट अफेयर, ओनली ये 2 चीज। और ये दोनों चीज पहली बार नहीं पढ़ना है, इस 2 चीज का यहां पे करना है केवल और केवल रिवीजन। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ध्यान देना दोस्त, बैक ईयर से हर साल आपके अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करते हैं, डायरेक्ट रिपीट करते हैं। और करेंट अफेयर से आपके हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अराउंड 30 क्वेश्चन। यानी आप लास्ट में अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आप कितना क्वेश्चन टारगेट कर रहे हो, 65 to 70 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हो। और लिख जाओ, लास्ट 13 डे में, लास्ट 13 दिन 13 डे में आप कुछ पढ़ोगे तो इतने क्वेश्चन को कभी टारगेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, अराउंड 90 क्वेश्चन। तो लाइए पहले मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए लिख दूं, यहाँ पे कट ऑफ का नाम लिख देता हूं। कट ऑफ कितना जा रहा है, तो आपके प्रीलिम्स का कट ऑफ जा रहा है अराउंड 90 क्वेश्चन। आप 90 क्वेश्चन प्लस जाते हैं। अगर आपने सीसेट डिस्क्वालीफाई नहीं है, सीसेट में भी 33 पार किए हैं, तो आपके प्रीलिम्स होना लगभग तय नहीं तय। ठीक है, अभी मैंने ये आपको बेसिक बैकग्राउंड दिया। अब बोलोगे सर एक काम करो, ठीक है, लास्ट 13 देखी तो आपने बात कर ली, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो लिखे हो इसमें क्या करना है। जनवरी तो लगभग गई, बच्ची आपकी फरवरी, बच्चा आपका मार्च, बच्चा आपका अप्रैल, इसी में आपकी होली भी है, इसी में आपका होली भी है। जाहिर सी बात है ये भी जाना है। ठीक है, इसी में आप लोग फॉर्म वगैरह भी भरेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। अब आते हैं हम लोग, देखिए जो आपका ये लगभग 99 डे है, 99 डे की स्ट्रेटजी में बताता हूं। 99 डे
ठीक है। 99 देखिए आपकी क्या करनी है, स्ट्रेटजी बताता हूं मैं, ठीक है। तो 99 दिन में आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है ना, अभी अपने पास मेजर सब्जेक्ट्स क्या है उनको काउंट करते हैं, ठीक है। मैं एक एक मुद्दे पे काउंट करूंगा, दिमाग में रखना है। आपको पता है भाई, अपने पास एक सब्जेक्ट के तौर पे क्या है, हिस्ट्री है। सेकेंड सब्जेक्ट के तौर पे क्या है अपने पास, जियोग्राफी है, भूगोल है आपके पास, इसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों है। तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है, तीसरे नंबर पे आपका है जनरल साइंस आपके पास। चौथे नंबर पे एक छोटा सा सब्जेक्ट है, उसका नाम है इकोनॉमिक्स। छोटा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं एग्जाम के हिसाब से छोटा बोल रहा हूं, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। पांचवा आपका क्या है, पांचवा आपका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आपका होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, और कुछ बच रहा आपका, देखिए मैं देख लूं, हाँ यूपी स्पेशल। छठवां आपका आता है यूपी स्पेशल। और करेंट अफेयर को मैं एज अ सब्जेक्ट कभी काउंट नहीं करता हूं, लेकिन चलिए आपकी आत्मा को शांति मिले इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूं करेंट अफेयर। अब कुछ मैं पहले संभावनाओं पे चर्चा करूंगा, ठीक है। संभावनाएं पहले मैं आपको लिख दूं, संभावनाएं, क्योंकि संभावनाएं जो है ना वो आपको पहले तैयार करनी है, और वो आपको तैयार करते समय दिमाग में रखना है। संभावनाओं की जो चर्चा मैं करूंगा उसमें एक मैं स्टार पॉइंट लगाऊंगा और ये लिख के लगाऊंगा कि इस बार परीक्षा यूपीएससी के पहले है, यूपीएससी के पहले है। ये संभावनाओं, इसको जब आप लोग समझ जाएंगे ना तो आप लोग संभावना समझ पाएंगे कि भाई सर ऐसा संभावनाओं पे चर्चा की बात क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, यूपीएससी के पहले है, यानी ये कंक्लूड क्या निकल रहा है, यहां से कंक्लूजन निकल रहा है कि आयोग को इस बार यूपीएससी के बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं है। सिंपल सी बात है, इसी के लिए एग्जाम यूपीएससी के पहले रख रही है। और हमदर्दी अगर नहीं है, इतना परेशान करने के लिए तैयार है कि एग्जाम को पहले रख दे, ताकि वो इसको क्यों ऐसा रख रही है, ताकि यूपीएससी के बच्चे जो केवल बैक ईयर पढ़ के रिजल्ट निकाल देते थे वो लास्ट टाइम में बैक ईयर ना पढ़ पाए, ठीक है। वो यूपीपीसीएस फोकस्ड करेंट अफेयर ना पढ़ पाए। यानी इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर हर साल 35 से 40 क्वेश्चन यूपी बैक ईयर से आते थे, तो इस बार गारंटी है कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अगर हर बार करेंट अफेयर के 30 क्वेश्चन में यूपी फोकस्ड क्वेश्चन 5 के करीब रहते थे, तो इस बार लगभग चांस है ये क्वेश्चन 7 to 10 जाएंगे, 7 से 10 जाएंगे। क्लियर बात, दो चीज क्लियरली फोकस करना है, ठीक है। नॉर्मली आप अपनी स्ट्रेटजी बनाने में ये सब चीज नहीं शामिल करते हैं। एज अ टीचर मैं समझता हूं कि ये चीज मुझे बताना बहुत जरूरी था, शायद आप लोग मेरी बात से सहमत रख रहे हो, ठीक है। एक बात आती क्लियर, ये चीज आप लोग की लगभग लगभग क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ, बैकईयर पढ़ते समय ध्यान देंगे, जाहिर सी बात है कि यूपीएससी एक एनालिटिकल क्वेश्चंस को बनाएगी, ठीक है। तो आपको बैकईयर में जो फैक्चुअली क्वेश्चंस लगे ना, जो आपको लगे कि ये यूपीएससी पूछ ही नहीं सकती है, वो आपके लिए बैकईयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उनको दिमाग में रखना है, तैयार करनी है। तो यहां पे मैं दो चीज आपको फिर से फोकस करा रहा हूं, करंट अफेयर को जुझारू तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इस बार करंट अफेयर में स्पेशल करंट अफेयर्स की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ सकती है, ये मेरा इस बार का अपना बेसिक दिमाग कहता है, ठीक है, जो मैं अपनी सेट लगा पा रहा हूं इस बार पेपर को एनालाइज करने में। आते हम लोग बात करते हैं अब हिस्ट्री पे, कि सर हिस्ट्री की क्या स्ट्रक्चर है। देखो हिस्ट्री एक बड़ी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री अगर पढ़ने में लग जाओगे ना तो 1.5 महीना इसी को चाहिए पढ़ने में। एंशिएंट पढ़ो, मिडुअल पढ़ो, मॉडर्न पढ़ो, कल्चर पढ़ो, पढ़ते रहो, लेकिन थोड़ा सा समझदार दिखोगे ना तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में ध्यान देना है आपको। क्या देखिए, अभी मैं क्या हूं कि अभी मैं आप लोग को ये आपको प्री टाइम का, यूपीएससी हिंदी के प्री टाइम का मैं आपको नोट्स सिखा रहा हूं, जो मैं हिस्ट्री में वहां पे प्री टाइम में मैं ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और जनरल साइंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपके पैटर्न एनालिसिस की कर रहा हूं, तो उस पैटर्न एनालिसिस के अराउंड जाके मैं आपकी क्लास करा रहा हूं। बस आपकी जो दायरे थे उससे 2 कदम आगे जाके, बस ऐसा नहीं कि मैं एकदम अशोक पे एक बार क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं बैठ के 2 दिन अशोक ही पढ़ाया हूं, ठीक, ऐसा नहीं। अशोक से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अराउंड जाके बस पढ़ाया हूं,
एक दो कदम आगे, ताकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज करे तो वहां जाके आपको करा दिया जाए। ठीक है, तो पहला काम, अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं है, अगर क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो ऐसा नहीं कि आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा तभी आपका रिजल्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूं जो तो तरीका, उस तरीके पे काम करोगे तो आपको क्रैश कोर्स भी नहीं ज्वाइन करना है और आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर नहीं कर रहा हो, ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ा सपोर्ट चाहिए, क्रैश कोर्स की मतलब एक बात मैं आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स का भी बता दूं, कभी भी किसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, आप यूपीएससी हिंदी का ज्वाइन करो या किसी कोचिंग का, कभी पूरी क्रैश कोर्स मत देखना। जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो बस वही सब्जेक्ट देखना, पहली क्रैश कोर्स का नियम। सेकंड क्रैश कोर्स का नियम आपको बता दूं, कभी भी यूपी पीसीएस वाले क्रैश कोर्स करेंगे तो क्रैश कोर्स के क्लास के साथ साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर लगाएंगे। दूसरी नंबर मेरी शर्त है, अगर ये शर्त स्वीकार करते हो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, वरना क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। बिल्कुल मैं सामने से इस बात को बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखना, मैं भी एज अ टीचर नहीं एज अ कोच हूं। अब ध्यान देना, आपको बात आती है कि सर हिस्ट्री मुझे नहीं आती है, लेकिन हिस्ट्री में हमको पता है एंशिएंट आता है, मिडवल आता है और हिस्ट्री में मॉडर्न आता है। एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न मिला के हिस्ट्री में अराउंड 25 क्वेश्चन, अराउंड 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अराउंड 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अब बात आती है कि क्या सर हम लोग करें तो करें, क्या करें। जिसको हिस्ट्री एकदम नहीं आती है, आप अपना अगर सिलेबस पढ़ोगे तो लिखा है कि मैं राष्ट्रीय आंदोलन पे क्वेश्चन पूछूंगा। जो कसम खा के बैठे कि सर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता, अरे मेरे भाई क्यों परेशान है, क्यों परेशान है। ऐसे लोग क्या करें, कांग्रेस का गठन आपका हो रहा है 1885 में, कांग्रेस का गठन हो रहा है 1885 में और भारत को आजादी मिल रही है 1947 में। तो 1885 से लेकर 1947 तक की सभी घटनाएं याद कीजिए, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में, जो सामाजिक आर्थिक सुधार में जो भी डेवलपमेंट्स है, पत्र पत्रिकाएं लिखी जा रही हैं या किसी के द्वारा कोई मूवमेंट चलाया जा रहा है, ठीक है, जो तरह तरह के विभिन्न लोगों के द्वारा इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, उनको आपको याद कर जाना है और कोशिश करना उसको क्रम में याद कर जाना है। अगर ये कर जाते हो तो इस घटना के बीच की 1885 से 47 के बीच के कम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं हिस्ट्री से, अराउंड 24। 1 लाख लाखों साल की घटना से आपको 24 क्वेश्चन आ रहे हैं और महज आपके 50 साल की घटना से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला मेरा है कि कांग्रेस के गठन से लेकर 1947 आप लोग फोकस हो जाना। जो दोस्त कहेंगे नहीं सर थोड़ा और कर सकते हैं, आप लोग एंशिएंट अगर किसी को पूरी समझ में नहीं आती है तो एंशिएंट में ध्यान देना, 800 से लेके जो 1200 ईस्वी पूर्व यानी बीसी की घटना है, जिसको हम लोग नॉर्मली पूर्व मध्यकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल से आपके यूपी पीसीएस का ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे फेमस टॉपिक है और यहाँ पे खास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किए गए हैं, यहाँ पे खास तौर पे जो आपकी लिटरेचर्स में कई सारे लिटरेचर्स लिखी गई हैं, कृतियां लिखी गई हैं, उनके बेस, ठीक है, यहां से बेसिकली क्वेश्चन आपके यही बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कर जाना, ठीक है, ध्यान देना है। कभी कभी आपको देखना, पाषाण काल आप लोग नहीं करोगे, स्टोन एज तो चलेगा, हड़प्पन नहीं करोगे तो चलेगा, आप वैदिक पीरियड नहीं करेगा तो चलेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस की संख्या 3, अब आप उठा के देखो ना कितनी साल तो एक भी नहीं पूछा है और पूछा भी तो एक आध क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप लोग अगर एंशिएंट फोकस भी करना है तो यहां पे फोकस कर लेना। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है खासतौर पर जिसकी हिस्ट्री ऑप्शन हो, घटना चक्र पूरा अवलोकन लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको हिस्ट्री में करना क्या बता रहा हूं। मेडुअल में 2 मैक्सिमम मेजर टॉपिक है, एक मेजर टॉपिक का नाम है आपका, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और दूसरे का नाम है मुगल पीरियड। दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड। कोई कहेगा सर दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में तो मुझे कुछ आता नहीं है, चल भाई मुगल पीरियड में तो बात छोड़ो, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का स्थापना हुआ है। ठीक है, DKSLG, ठीक है, तो हाँ DKSL, ठीक है, 4 राजवंशों की स्थापना हुई है। तो एक काम करना है, ठीक है, जितनी भी वंश आए, जितनी भी डायनेस्टीज आई हैं, जितनी भी, ठीक है, वंश आए या जितनी भी डायनेस्टीज आई हैं, उनका क्रम याद कर लो, पहला काम। दूसरा काम इसमें याद कर लो कि किसने मैक्सिमम ड्यूरेशन तक शासन किया, दूसरा काम। और हर वंश का एक कोई प्रतापी शासक है, ठीक है, एक जो महान शासक है, उसके ड्यूरेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट किया गया है, उसके ड्यूरेशन में जो कृतियां यानी लिटरेचर्स लिखी गई हैं वो, और उसके मतलब ड्यूरेशन में जो अदर चीजें डेवलप हुई हैं, जैसे अदर चीजों से मतलब होगा, ठीक है, जैसे अब यहां पे देना एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट। आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या है, बेसिकली इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बेसिकली आपके आर्किटेक्चर से यानी स्थापत्य का जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, स्थापत्य का डेवलपमेंट हुआ है, यानी जो मकबरे बन रहे हैं, जो राजमहल बन रहे हैं, कुछ ऐसी विजय पताके बन रहे हैं, कुछ भी ऐसा विजय स्मारक बन रहा है, आपको किसने बनवाया और उनका क्रम,
बस इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं याद करोगे तो चलेगा, ठीक है। ऐसे कुछ महान इस ड्यूरेशन के बता दें, जैसे अगर आप लोग, ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में कर जाना है, अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। खिलजी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तुगलक के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तुगलक के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद से आप देखोगे कि मुगल के बाद आते हैं तो उसी बीच में शेर शाह सूरी आता है, वो भी एक्चुअली आपकी दिल्ली सल्तनत से ही संबंध रहता है, तो शेर शाह सूरी पे क्वेश्चन आ जाता है। मुगलों में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकबर पढ़ते हैं, अकबर की पॉलिसीज सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज की इंप्लीमेंट करने का जो क्रम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे काम आप लोग को क्या करना है, यही काम आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल में, मुगल में आपको राजाओं का क्रम कभी नहीं पूछता है, लेकिन मुगलों में जो लेटर मुगल्स है औरंगजेब के बाद 1707 में, तो उन मुगल जो नवाब है, ठीक है, या जो शासक है, उनका क्रम क्या है, ठीक है, बंगाल के नवाब की क्रम क्या है, ठीक है, कि इसके बाद से कौन आया, इसके बाद से कौन आया, ऐसा क्रम, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। लेटर मुगल पीरियड्स के कई सारे नवाबों को विभिन्न नाम देते हैं, रंगीला, ठीक है, रंगीला जैसा नाम दिया जाता है, ठीक है, साहेब खबर, ये सब नाम दिए जाते हैं। तो किसको रंगीला कहा गया, किसको साहेब खबर कहा गया, इन सब उपनामों को भी आप लोग चर्चा कर लीजिए, ठीक है। बस अगर इतना काम आप लोग कर लेते हैं, बेसिकली इस ड्यूरेशन में जितनी बुक्स लिखी गई हो, जितनी स्थापत्य का निर्माण किया गया हो, कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के द्वारा जो लड़ी गई लड़ाइयां हैं, जैसे खिलजी के द्वारा जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, बाबर के द्वारा जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उनका क्रम याद कर लो, उनका क्रम याद कर लो। इतना सबका नहीं, जो महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग कहते हैं ना प्रतापी शासक, ठीक है, तो वो काम, जैसे चेदियों हम लोग खारवेल को पढ़ते हैं, ठीक है, कुशाणों में कनिष्क को पढ़ते हैं, ऐसा काम, ठीक है, ऐसा काम आप लोग को कर जाना है, ठीक है, ध्यान देना। अभी तक देखिए मैं माइक ही नहीं लगाया था, ठीक है, अभी मेरा दिमाग जा रहा कि मैं माइक नहीं लगाया हूं, उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा बना होगा, ठीक है, अभी माइक लगा लेता हूं, नहीं बनाऊंगा तो फिर दोबारा बनाऊंगा यार, क्या ही करूंगा, ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, तो आप लोग हिस्ट्री में क्या करना समझ गए। तो हिस्ट्री में मेरा एक सुझाव है, आप लोग अगर यूपीएससी हिंदी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि मैं ही पढ़ाया हूं हिस्ट्री, ठीक है। प्लस इसके साथ से आपको घटना चक्र करनी है, घटना चक्र करनी है, वरना जो मैं आपको बताया हूं वो करना है, ठीक है, वो करना है। इसको करने का तरीका सबसे बता दो ना, जितना चीज मैंने अभी गाथा गाया क्या करने का तरीका है। आप यूथ कंपटीशन टेक्स्ट की एक मार्केट में 30 साल का बैक आता है, ये देखो, देखो मेरे पास वही है, ठीक है। आप लोग क्या करना है, इस बुक को रख लीजिए अपने पास, और ये 30 ईयर की बुक है, ये 30 साल की बुक है, ठीक है। इसको लगाना स्टार्ट कर दो, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो एकदम। इस बुक की एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग पे होने चाहिए अगर प्रीलिम्स निकालना है तो। हाँ, अब ये नहीं कोई डाटा बदल गया वो भी याद करके बैठ गए। इसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स को मैंने एक छोटा टॉपिक स्टार्ट में बोल दिया है, ठीक है। तो ये काम करना है। घटना चक्र इसमें मैं बोलूंगा कंपलसरी, अगर घटना चक्र आप लोग लगाते हैं तो अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन आपको घटना चक्र से हिस्ट्री के मिल जाएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर जैसे 50% क्वेश्चन लगभग मिलते हैं, तो अगर क्वेश्चन की संख्या 30 जाएगी तो 15, ठीक है। अगर 20 ही क्वेश्चन आएगा, हालांकि 25 क्वेश्चन से आजकल का मा ही नहीं रहा है, लास्ट टाइम 30-32 क्वेश्चन चला गया था, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छी बात रहेगी कि इतने क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अब बात आती है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको एक वीडियो बनाने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक्चुअली इसमें फैक्ट आता है कि राजधानी क्या है, घाटियां निम्नलिखित में से किस देश में किस राज्य में स्थित है, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण झील है, किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है, ठीक है। कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी छोटी नदी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। विषुवत रेखा पे कौन सा स्थित देश है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विषुवत रेखा भारत में होके जाती है, नहीं जाती है, कर्क रेखा जाती है तो किन किन राज्यों से होके जाती है, ठीक है। एकदम फैक्चुअली क्वेश्चंस इसमें बन के आएंगे, ठीक, एकदम। देखिए मैं एक डाटा भी मैं अगर यहाँ पे मैं तैयार करा था, क्योंकि मुझे एक्चुअली आप लोगों को कराना है ही है, मैं इस चीज को ठान के रखा था। इसमें मैं जियोग्राफी पे क्या क्या चीजें एकदम पढ़नी होती हैं उसका मैं एक वीडियो आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है। पर बात आती है कि सर जियोग्राफी में वास्तव में करें तो क्या करें, ठीक है, इस पर चर्चा कर दीजिए। तो इसमें मैं अभी जस्ट चर्चा कर दे रहा हूँ, अगर मुझे वो पेज मिल जाएगा तो मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं ये आप लोग को शायद बता जाऊंगा, ठीक है। हाँ देखिए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, लेक्स किस किस स्टेट में स्थित है, डैम्स जो जिन जिन रिवर्स बना है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, पोर्ट बंदरगाहों के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, डेजर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, हाईएस्ट पीक किस किस स्टेट में है, राजधानियों के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र के ऊपर क्वेश्चन। ऐसे मैं एक चार्ट आपको देने वाला हूं। आपका पहला काम क्या होना कि जियोग्राफी के उस चार्ट फॉर्म के क्वेश्चन तैयार करना है। पहले मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं चार्ट फॉर्म। तो पहला आपका काम होगा जियोग्राफी के चार्ट फॉर्म के क्वेश्चन तैयार करना है। इससे क्या होगा, आपके अराउंड 50% क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 50 तो मैं कम बोल रहा हूं, 50 to 70% क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। कितनी बार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कहीं से आते हैं, यहां से आते हैं, ठीक। तो पहला आपका काम होगा कि इस चार्ट फॉर्म की चीजों को तैयार करना,
ठीक है। अब इसके बाद से बोलोगे सर और क्या तैयार करें, तो इसके बाद से अगर आप लोग घटना चक्र तैयार कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। वरना अगर किसी को डिटेल ज्योग्राफी समझ में नहीं आती होगी तो उसको मैं बोलूंगा यूपीएससी हिंदी का यार क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का नंबर देखिए यहाँ पे है, इस नंबर पे आप चाहिए तो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और इस नंबर पे आपको क्या करना होगा कि व्हाट्सएप पे टेलीग्राम से जानकारी ले सकते हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स इसलिए जैसे मैं बोलूं जियोग्राफी पढ़ना है तो मैं बोलूं यार महेश कुमार वर्डवाल पढ़ लो, तो बहुत बड़ी बुक है यार, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, सिंपल सी बात है ना, एग्जाम प्रेशर समझना है। तो जियोग्राफी आप लोग खास तौर पर नए बच्चे तो एकदम नहीं पढ़ देंगे, तो वो कोशिश करें ना। अब देखिए मैंने हम लोगों ने क्रैश कोर्स की फीस बेसिकली जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगों की 8,000 10,000 को क्रैश कोर्स की फीस, हम लोग बहुत नाम मात्र की क्रैश कोर्स का फीस रखे, ताकि किसी को एक दो सब्जेक्ट में भी दिक्कत है ना, और वो केवल उतना लाभ अगर मेरे क्रैश कोर्स से ले लेता है तो उसको ये ना लगे कि मेरा रुपया डूब गया, वो निकल जाए। हम लोगों ने करंट अफेयर भी मैं इसी में इंक्लूड कर दिया हूं, लास्ट टाइम हम लोगों ने करंट अफेयर अलग से किया था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने वो फीस इसी में इंक्लूड कर दिया। हम लोग को इस बार पूरी कि आप कुछ भी लाभ ले लें तो आपको लगे कि हाँ पैसे निकल गए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इसके लिए मैं कहूंगा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना। घटना चक्र मैंने क्या बोला, जब क्रैश कोर्स मान लो 15-20 क्लास आपकी ज्योग्राफी में चलती है या 15 क्लास चलती है, तो उसी समय आपको घटना चक्र खत्म कर लेना है, ठीक है। चार्ट फॉर्म की जो चीजें मैं आपको दूंगा, तो इन पे एक चार्ट एक नोट्स बना के तैयार कर जाओ, वो चीज तो जरूर तैयार कर जाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको घटना चक्र देखनी है, ठीक है। जो दोस्त लगता है कि नहीं वो घटना चक्र और बैकयार्ड ये सब अपने से कर लेंगे, वो क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन जिनको लगता नहीं वो उनको दिक्कत आ रही है चीजों को समझने में, ठीक है, तो वो कर जाए, ठीक है, क्योंकि समय अभी है, अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस में क्या करना है, देखो जनरल साइंस से मैं एकदम खुल के बोलूंगा, यही डिप्टी एसपी शिवांग का थे, शिवांग ने भी यही बात बोली थी, ठीक है। जनरल साइंस के मेरा बहुत बेसिक सा, जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए मेरा बहुत बेसिक सा फंडा होता है। जैसे जनरल साइंस के लिए मैं आपसे बोलूंगा आप कुछ मत करो, ठीक है, केवल और केवल आप लोग घटना चक्र कर जाओ, ठीक है। यहां पे एक सब्जेक्ट पॉलिटी छूट गई है, ठीक है, यहां पे एक सब्जेक्ट आपका 7वीं, मैं यहां पे लिख दूं, चलिए यहां पे लिख देता हूं करंट अफेयर को 8वां बना देता हूं और 7वां बना देता हूं आपके। चलिए क्यों पॉलिटी के साथ गंदी व्यवहार करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया 7वां, ये आपका हो गया 8वां, 6वें नंबर पे मैं आपका लिख देता हूं पॉलिटी, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए जनरल साइंस के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको घटना चक्र करना है, ठीक है। और पॉलिटी के लिए भी मैं आपको बोल दूं, इसके लिए भी आपको क्या करना है, घटना चक्र करना है, ठीक है। हाँ अब बोलोगे यार कि पॉलिटिकल थोड़ी सी समझने में, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, ठीक है। तो अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप परेशान मत होना, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैक्सिमम चीजें ना आप एक बार प्रीवियस ईयर का देखोगे तो फैक्चुअली क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन निर्वाचन आयोग के बारे में आएगा कि ऐसे तैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इस पर नहीं, राष्ट्रपति चुनाव आर्टिकल्स पूछ लेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की किसी पावर के बारे में आर्टिकल्स पूछ लेगा, बहुत डिटेल में जाके नहीं पूछता ये, ठीक है। पीसीएस की यही एक अच्छी खूबी है, बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों चीज के लिए ना ये घटना चक्र रामबाण है, मैं हमेशा कहता हूं रामबाण है, ठीक है। यानी घटना चक्र से आप अगर जनरल साइंस करते हो तो डायरेक्टली, क्योंकि एकदम फैक्ट आता है, ठीक है, यहां पे एकदम फैक्ट आएगा, यहां पे आएगा सीएनजी की मुख्य गैस कौन सी है, एलपीजी की मुख्य गैस कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो वरिष्ठ मताधिकार उसको 21 से 18 कर दिया गया, ऐसे क्वेश्चन एकदम फैक्ट आएंगे। तो यहां पे क्या है ना, यहां पे आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है, और आप लोग कोशिश करना रिवीजन घटना चक्र की बुक का इतनी बेहतरीन हिसाब से करो ना कि यहां से आए हुए क्वेश्चंस गलत ही ना हो, ठीक है। देखो यहां से जनरल साइंस के अगर 20 क्वेश्चन आएंगे ना तो आप लिख के ले लो मेरे से 80 to 90% क्वेश्चन आपकी घटना चक्र से मिल जाएंगे, 80 to 90% क्वेश्चन। और जनरल पॉलिटी में आपको 90 to 95% क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिल जाएंगे, ठीक। तो मैं हमेशा कहता हूं जब सोर्स नजदीक कम पढ़ने से क्वेश्चन मिला, हमारा काम क्या है यार, अपना काम है प्रीलिम्स निकालो, मेंस लिखो। अभी तो अपनी स्ट्रेटजी है ना, अपने को प्रीलिम्स निकालना है और मेंस लिखना है। तो जब हमारा स्ट्रेटजी है कि हमको प्रीलिम्स निकाल के मेंस लिखना है, तो हमारा वर्क भी इसी के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे, ठीक। तो जनरल साइंस और इसमें ये करना है, जिसको जनरल साइंस पॉलिटी में दिक्कत है, जनरल साइंस में और क्रैश कोर्स में मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं ठान के रखा हूं कि मैं जनरल साइंस ऐसे, क्योंकि यूपीएससी में नाम मात्र का आता है या आता ही नहीं है, ठीक है, वहां पे साइंस ट्रिक आता है। तो मैं यहाँ पे प्रीलिम्स
यूपीपीसीएस के अराउंड जाके मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे जनरल साइंस पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये नॉर्मली जनरल साइंस आपको फैक्चुअली ज्यादा दिमाग रखना है कि अपने को रिवीजन रखनी है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्चुअली एक चीजें आती हैं, लेकिन वो नाम मात्र एक आध आती हैं, ठीक है। जो क्रैश कोर्स ऐसा चला के कहते हैं ना कि बहुत बम्पर टाइप की चीज आती है, दिमाग खिला देने वाली टाइप की। डरना मत, ठीक है, बिल्कुल मत डरना, बहुत बेसिक फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर वो आपको याद किए हैं, और मैं छोट बात छोड़ो, अगर आपने यूथ कंपटीशन की 30 साल का बैक ईयर लगाया ना, तो भी आप 70% क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन घटना चक्र मतलब एग्जाम का लगा दोगे, यूपीपीसीएस का इतने में ही लगा दोगे यार, अदर कुछ नहीं करना है, ठीक। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये आपको ध्यान देना है, मैं बोलूंगा इसको रमन सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। रमन सर क्रैश कोर्स में इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जाहिर सी बात है थोड़ा सा साइंटिफिक चीजें हैं, और रमन सर ऑलरेडी IITian है यार, तो चीजें बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो रमन सर इसको अच्छी तरीके से आपको क्रैश कोर्स में करा रहे हैं। जिसको लगेगा सर मैं क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया हूं तो मैं क्या करूं, आप एक चीज ध्यान देंगे, उनके लिए बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, ठीक है। उनके लिए एक तो आप अगर कोई बुक्स बोलोगे पढ़े, तो मैं बोलूंगा यार बुक्स मत पढ़ो, अगर आपको एग्जाम निकालने की स्ट्रेटजी अपनानी है। इसमें आपका पहला काम क्या रहना चाहिए ना, और वो एकमात्र काम रहना चाहिए, इसमें भी आप लोग घटना चक्र कर जाओ। अच्छा, अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पीछे एक बवाल है, ठीक है, इसमें भी मैं आपको कर रहा हूं घटना चक्र। बवाल क्या है, कुछ लोग को लगता है क्या कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी जब यूपीपीसीएस के पोस्ट में वन अधिकारी वाली यानी फॉरेस्ट वाली जो पोस्ट आती है, तभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्वेश्चंस याद रहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई एकदम नहीं है। 2022 में, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस की सिंगल पोस्ट नहीं थी, पर यहां से आने वाले क्वेश्चन की संख्या लगभग 17 से 18 थी, ठीक है। अब वो अलग की बात है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कुछ पोर्शन ज्योग्राफी से टकराता है, कुछ साइंस से टकराता है, तो कुछ उसको ज्योग्राफी में पटक देते हैं, कुछ साइंस में पटक देते हैं। फिर भी इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन गिनोगे ना, तो इससे 10 से 12 क्वेश्चन इंडिविजुअली आते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना बड़ा कम होता है, ये इतना कम। आप अगर इसका घटना चक्र पढ़ोगे ना, तो ये मैक्सिमम 7 डे में आप पढ़ जाओगे, मैक्सिमम 7 डे में, ठीक है, मैक्सिमम 7 दिन में आप पढ़ जाओगे। तो कुछ सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र रामबाण है, जैसे जनरल साइंस के लिए, जैसे पॉलिटी के लिए, जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। यूपी स्पेशल के लिए आपको घटना चक्र पढ़ना है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैं खुद मना करता हूं, नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या करिए, आप क्रैश कोर्स यूपीएससी हिंदी से अगर जुड़े हैं तो कर लीजिए। इसके साथ साथ आप लोग यूथ कंपटीशन टेक्स्ट की जो लास्ट 30 ईयर में बैक ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जो बैक ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, आपको वही बस करना है, ठीक है। बैक ईयर में करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान देना है। तो एक तो मार्केट में अगर अभी कोई 6 मंथली मैगजीन आएगी, ठीक है, मैं कहता हूं कि 6 मंथली मैगजीन को एक घटना चक्र की मैगजीन आती है 6 मंथली, वही लेना, इसलिए ना क्योंकि लास्ट में हर एक बंदा आप देखेंगे क्या लड़ाता है, पढ़ता है आई दृष्टि पढ़ता है, ठीक है, आई दृष्टि पढ़ता है। और आई दृष्टि पढ़ाने के लिए मैं माहिर हूं, ठीक है। नॉर्मली आप देख जाना कि मैं इस बात से एकदम गुरेज नहीं करूंगा, बोल दूंगा खुलेआम कि नॉर्मली लाखों लोग यूपीएससी हिंदी से आई दृष्टि पढ़ते हैं, ठीक है। यानी हर पेपर बैठने वाला 5 में से 1 लड़का कम से कम यूपीएससी हिंदी से आई दृष्टि मतलब पढ़ता ही पढ़ता है, ठीक है। पेडनी में इसको फ्री भी पढ़ाता था, ठीक है, ध्यान देना है। अब ध्यान देना है, अब बात आते हैं ना, क्योंकि 3-4 लाख लोग एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, 7-8 लोग देते हैं 4 लाख लोग की करीब में, ठीक है। अब एक चीज समझना है, और लास्ट टाइम मेरे वीडियोस पे 1-1 लाख भी हो गया है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं, लेकिन मैं इस बार आई दृष्टि लगभग चांस से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लगभग चांस क्या है, अब मान के चलो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है ना, ये 6 मंथली घटना चक्र को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर ये 6 मंथली घटना चक्र आप लोग पढ़ लोगे ना, तो आई दृष्टि का अराउंड 60% कंटेंट आपका पहले से तैयार रहेगा। तो आपको लास्ट के 15 दिन में 40% कंटेंट तैयार करना आसान रहेगा, क्योंकि इस बार हो सकता हो कि आपको मेरी मदद ना मिले, ठीक है। तो जो आपको लास्ट में 100% करंट अफेयर मेरे से तैयार हो जाता था, वो हो सकता हो कि आपको मदद ना मिले और करंट अफेयर में आपकी स्ट्रेटजी आपको मात दे दे, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि घटना चक्र की 6 मंथली आएगी, कर जाना उसको, आएगी जरूर, ठीक है। 2-4 दिन 5 दिन में जब भी आ जाए, नहीं जिसको लगता है नहीं आएगी, डिले हो रहा है, तो घटना सार की मार्केट में आ गई, वो लगा जाओ आप लोग, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा दिन इंतजार कर लो, जैसे मार्केट में कि मैं बता भी दूंगा कि आगे ये मैगजीन, ठीक है, अपने टेलीग्राम वगैरह पे आप लोग जाके उसको ज्वाइन ले सकते हो मार्केट से, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए कंपलसरी बात ही करंट अफेयर के लिए मैं बोल दिया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग को इस बात का अभी मतलब पूरा विश्वास था कि मैं आई दृष्टि पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मैं अभी इंटरनल इस बात के लिए स्वीकार नहीं हूं, मुझे लग रहा है कि मैं इस बार नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में हमने रखना है, ठीक है। अच्छा, आपको अभी इस क्लास में मैंने बताया बेसिकली कि आपको करना, इस स्ट्रेटजी में मैंने बताया कि आपकी स्ट्रेटजी में एक्चुअली हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना चाहिए, जनरल साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना चाहिए। अब 3 के लिए मैंने घटना चक्र लिखा, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी। तो आप ये 3 सब्जेक्ट आप चाहिए ना, जनरल साइंस,
प्लस पॉलिटी प्लस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके लिए आप चाहो तो इसके लिए आप मार्च जा सकते हो कि भाई मैं क्या करूंगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि मैं 15 मार्च के बाद पढ़ूंगा, ये इजीली तैयार हो जाएगा। 15 मार्च के बाद अगर आप एक मंथ का इस पे टाइम दे दोगे ना, एक मंथ का, ठीक है, डेली 2 घंटा जनरल साइंस पे, डेली 2 घंटा पॉलिटी पे, डेली 2 घंटा इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे, एक मंथ यानी 15 मार्च से 15 अप्रैल तक, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कितने आते हैं, जनरल साइंस से कम आपका 15 क्वेश्चन लग जाएगा, पॉलिटी से कम आपका 15 क्वेश्चन लग जाएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कम आपका 12 क्वेश्चन लग जाएगा, कम से कम, जो आपसे गलत ही नहीं होगा, आएगा इससे ज्यादा, मैं कितना आप जरूर कर लोगे, मैं उस बात की गारंटी देता हूं। तो यानी आप महज एक महीने में कितने क्वेश्चन तैयार कर लोगे, 15 15 30 10 40 2 42 क्वेश्चन, इजिली आप 42 क्वेश्चन कर जाओगे इस एक महीने में। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल की मैं कहूंगा हमेशा स्ट्रेटजी ये अपनाओ, इसमें घटना चक्र की इन 3 बुक को रामबाण मान के पढ़ो। अब बात आती है कि सर अभी से 20 जनवरी से लेके 20 फरवरी से बीच में आ जाए, इस 2 महीने में क्या करें, तो ध्यान देना दोस्त, इस 2 महीने में यानी 10 दिन आपका इधर है, 28 दिन उधर है, 38 दिन में इस अभी पहले 38 दिन में आप क्या करिए, पहले 38 डे में आप हिस्ट्री पे काम करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी कम होती है। आप जियोग्राफी के काम करिए, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या, ठीक है, जियोग्राफी पे काम करिए, ज्यादा होती है लेकिन अलग होती है। जैसे आपको अगर इस बार एग्जाम में डिजर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, 5 बार मान लीजिए लास्ट 20 साल में डिजर्ट पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, इस बार जब डिजर्ट पे क्वेश्चन देगा तो 2 नए डिजर्ट दे देगा, वो आपको पता नहीं हो देगा, डेजर्ट पे ही क्वेश्चन 2 नया देगा ट्राइबल्स पे क्वेश्चन 1-2 ट्राइबल्स नया देगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऐसे नया करती है, वो क्वेश्चंस नया नहीं लेके आती है, कुछ क्वेश्चंस इनके भी नए रहते हैं। यहां आजकल क्या है, अराउंड 40 to 50% क्वेश्चन नए आ रहे हैं। यहां पे क्वेश्चंस की नए क्वेश्चन की संख्या अराउंड 30% ही है, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन है ना, उनमें फैक्ट्स बदल दे रही है। डेजर्ट पे पहले जो पूछा 1-2 नया डेजर्ट, 1-2 नई वनस्पति का नाम, 1-2 नए डैम का नाम, 1-2 नए झील का नाम, ऐसे ऐड कर रही है, ठीक है। तो मैं कहूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी आप क्या करो, पहले खत्म करो, ठीक है, स्ट्रेटजी बना के इस आपको 38 दिन में। इसके साथ क्या करना चाहिए, जो 6 मंथ की करंट अफेयर है, 6 मंथ की करंट अफेयर, यानी आपको जून से लेके आपको दिसंबर तक का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए, ठीक है, इस 38 दिन में। अगर आप लोग ये कर देते हैं तो इस 6 मंथ के करंट अफेयर से नहीं कुछ क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम में, 12 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है कम से कम। जियोग्राफी में अगर आप लोग ये काम कर जाते हैं तो जियोग्राफी में यहां से आप लोग कम से कम लीड ले लेंगे, तो कम से कम 15 क्वेश्चन का लीड ले लेंगे। और हिस्ट्री में अगर ये काम कर जाते हैं तो अराउंड आप लोग ध्यान देना है, अराउंड आप लोग, ठीक है, यहां भी 15 to 18 क्वेश्चन का लीड ले लेंगे, ठीक है। तो यानी आपको पहले 38 यानी 15 मार्च के पहले आपका 15 15 30 3 45 यानी आपका लगभग ध्यान देना है, लगभग आपका, ठीक है, 42 से लेकर ध्यान देना है, ठीक है, आपका 15 15 30 10 40 48 42 से 48 क्वेश्चन आपका यहां तैयार हो जाएगा। और सोचना अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो आप मिनिमम 42 कितना क्वेश्चन हो गया, लगभग आप 15 अप्रैल जाते 88 क्वेश्चन की लीड ले लोगे, और यही आपका कट ऑफ जा रहा है। अब आपको रिवीजन पे रिवीजन, मैंने क्या बोला, इसके बाद से अब यहां पे क्या करना है, इस 38 दिन में आपको 2 घंटे का टाइम हिस्ट्री पे दीजिए, 2 घंटे का टाइम जियोग्राफी पे दीजिए, ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम करंट अफेयर पे दीजिए, ठीक है, और जो टाइम बचता है वो आप बैकईयर पे दीजिए। बैकईयर आज से ही पढ़िए, बैकईयर के लिए मैं कोई टाइम शेड्यूल नहीं देने वाला हूं, बैकईयर आज से पढ़ना है, बैकईयर आज से पढ़िए और डेली पढ़िए 1.5 घंटा, डेली 1.5 घंटा पढ़िए, ताकि जब आपका, ठीक है, लास्ट अप्रैल आए तो बैकईयर 30 साल का कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाए, कम से कम 5 बार कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये स्ट्रेटजी हो। अच्छा, अब आपके पास बचा यूपी स्पेशल, तो आप बैकईयर मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम 3 बार पढ़िए, तो यानी बैकईयर आपका ये 3 बार हो गया। करंट अफेयर की बात हो गई, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की बात हुई बची। इकोनॉमिक्स में आप घटना चक्र में देखोगे दोस्त, तो घटना चक्र में आपका एक यहां पे इकोनॉमिक्स की घटना चक्र है, देखिए इकोनॉमिक्स की घटना चक्र मेरे पास है। इकोनॉमिक्स की जब आप लोग घटना चक्र पलटोगे तो आप ये देखिए, मैं घटना चक्र खोल के बता रहा हूं, तो आपको जो सेक्शन नंबर बी है, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, उसमें आपको मानव विकास से रिलेटेड टॉपिक मिलता है। ये नॉर्मली करंट अफेयर का टॉपिक है, ठीक है, वो करंट अफेयर हो जाएगा। रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याणकारी योजना, यानी ठीक है, ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एवं जो वेलफेयर प्रोग्राम से, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर लगभग 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर लगाने के लिए भी आते हैं, डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। और
पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन। तो सेक्शन नंबर बी से आपको हमेशा 4 क्वेश्चन के करीब में आपको कम से कम मिलता है सेक्शन नंबर बी से। और ट्रेडिशनली ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स से 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपका ट्रेडिशनल होता है, और उस 7 से 8 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके, ठीक है, सामाजिक विकास से होते हैं, सामाजिक विकास होगा। जनगणना से आपका 2 क्वेश्चन होता है कम से कम, तो आप लोग जनगणना तैयार कर चाहिए, कम से कम जनगणना से इस बार 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान देना है। इसके बाद से आप बोलोगे सर आर्थिक विकास से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आर्थिक विकास में एक आपका राष्ट्रीय आय इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय आय बेसिकली कुछ जीडीपी किसे कहते हैं, ठीक है, ये बेसिक टर्म्स पूछ लेता है, ठीक है। नहीं तो आपका ध्यान देना है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता होना चाहिए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, कब तक इनका टारगेट है, एसडीजी 17 आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, एक चीज ये दिमाग में रहना चाहिए। और प्राथमिक सेक्टर से कौन से संबंधित क्षेत्र है, द्वितीय सेक्टर से कौन से संबंधित क्षेत्र है, तृतीय सेक्टर से कौन से संबंधित क्षेत्र है, इकोनॉमिक्स खत्म। क्या क्या, सामाजिक विकास, गरीबी बेरोजगारी कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, और क्या, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी जगह है, मतलब फील्ड्स है वो। इसके बाद से आपको क्या, ठीक है, थोड़ा सा टर्म जो जीडीपी एनएनपी वाला जो टर्म टर्मिनोलॉजी है, नेशनल इनकम वाला, इस टर्म्स को याद कर लेना है, ठीक है, खत्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 आपको पता रहना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको करंट अफेयर में भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बस इतना, खत्म इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक टॉपिक पे आगे चर्चा कर दिया है। तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। मैं अब कोशिश करूंगा कि 2 दिन 3 दिन पे आप लोग से बातचीत करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।